इस नई डीप डाइव यानी गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों का एक बहुत ही शानदार खजाना है। बिल्कुल। तो बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे विषय पर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात। आज के इन बेहतरीन सवालों और जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके इन्फो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एकदम सही। तो चलिए सीधे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो खेल जगत के एक ऐतिहासिक पल से जुड़ा है। प्रश्न: 67 साल के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? और इसका उत्तर है सी, जम्मू कश्मीर। बहुत बड़ी खबर है ये। इसकी विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है। भारतीय घरेलू क्रिकेट के 67 साल के इतिहास की पहली जीत। जम्मू कश्मीर की टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर सबको चौंकाया। वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब अगर हम इसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करें तो 67 साल का मतलब है कि क्रिकेट की कई पीढ़ियां बिना कोई बड़ा खिताब जीते ही गुजर गईं। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में जहां मौसम और बुनियादी ढांचे की अपनी अलग चुनौतियां रही हैं, वहां से निकलकर घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जीतना महज एक खेल की खबर नहीं है। सही कहा। ये उस पूरे क्षेत्र में पनप रही नई खेल संस्कृति का एक बहुत बड़ा परिचायक है। एकदम। और जब कोई टीम इतने दशकों का सूखा खत्म करती है तो वो जीत सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहती है। सुनने वालों के लिए बता दें कि इस अहम जानकारी को याद रखने की जादुई ट्रिक है। 67 साल का रंज दूर किया जम्मू कश्मीर ने। रंज बराबर रंजी। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अब चूंकि हम जम्मू कश्मीर और खेलों की बात कर ही रहे हैं, तो आइए इसी से जुड़े एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर नजर डालते हैं। प्रश्न: जम्मू कश्मीर में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 टीम चैंपियनशिप का खिताब किस संगठन ने जीता? इसका उत्तर है डी, भारतीय सेना। और इसकी विस्तृत व्याख्या है: आयोजन जम्मू कश्मीर, छठा संस्करण, विजेता भारतीय सेना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप जीती। देखिए, विंटर गेम्स जो होते हैं ना, वो सामान्य खेलों से बहुत अलग होते हैं। शून्य से नीचे का तापमान, बर्फीले तूफान और ऑक्सीजन की कमी। बिल्कुल। ऐसी परिस्थितियों में वही इंसान टिक सकता है जिसकी शारीरिक सहन शक्ति उच्चतम स्तर पर हो। और जब बात इन खूबियों की आती है तो भारतीय सेना का कोई सानी नहीं है। ये तो एक बहुत ही तार्किक बात है। जो जवान सियाचिन जैसी जगहों पर देश की रक्षा कर सकते हैं, उनके लिए इन बर्फीले मैदानों में जीत दर्ज करना कोई बड़ी बात नहीं है। सही कहा। इस तथ्य को याद रखने की जादुई ट्रिक है: विंटर बर्फ में सबसे मजबूत कौन? हमारी भारतीय सेना। एकदम सटीक। अब खेल के मैदान और सेना की शारीरिक क्षमता से थोड़ा आगे बढ़कर तकनीकी और रणनीतिक मोर्चे पर बात करते हैं। अगला प्रश्न वायुसेना से है। प्रश्न: भारतीय वायुसेना ने भारत पाक सीमा के पास पोखरन में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए कौन सा अभ्यास किया है? उत्तर है बी, वायु शक्ति 2026। इसकी विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है: स्थान राजस्थान का पोखरण, भारत पाक सीमा के पास। उद्देश्य भारतीय वायुसेना की प्रचंड मारक क्षमता का जीवंत प्रदर्शन। पोखरण हमेशा से ही भारत के रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन का एक अहम केंद्र रहा है। सीमा के इतने करीब इस तरह के अभ्यास का सीधा मतलब सिर्फ नए विमानों को टेस्ट करना नहीं होता है। बिल्कुल, इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भाषा में स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग कहते हैं। एकदम सही पकड़ा। इसके जरिए आस पड़ोस को बिना कुछ कहे ही ये संदेश दिया जाता है कि हमारी वायुसेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए हर पल तैयार है। और ये संदेश देना आज के भू राजनीतिक माहौल में बहुत जरूरी भी है। खैर, इसे याद रखने की जादुई ट्रिक है वायु हवा की शक्ति से पोखरण गूंजा। हवा में शक्ति प्रदर्शन की बात हो गई, तो अब आइए समंदर की गहराइयों में चलते हैं। प्रश्न: भारतीय नौसेना ने 27 फरवरी 2026 को चेन्नई पोर्ट पर किस नए अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को कमीशन किया? उत्तर है बी, INS अंजदीप। इसकी विस्तृत व्याख्या है: यह एक अत्याधुनिक स्वदेशी पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन युद्धपोत है। चेन्नई पोर्ट पर आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल कमीशन किया गया। यहाँ जिस पनडुब्बी रोधी तकनीक की बात हो रही है, उसे समझना बहुत दिलचस्प है। आसमान में किसी विमान को राडार से पकड़ना फिर भी आसान होता है, लेकिन पानी के भीतर वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अथाह गहराइयों में छिपी किसी दुश्मन पनडुब्बी को खोजना नौसेना के सबसे जटिल कामों में से एक है। पानी के अंदर आवाज और सुनार तरंगों का बर्ताव
पूरी तरह बदल जाता है। और इसीलिए INS अंजुदीप जैसे अत्याधुनिक और वो भी स्वदेशी तकनीक से बने पोत का शामिल होना भारत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। इस तकनीक वाला पहलू इसे और भी खास बनाता है। इसे याद रखने की जादुई ट्रिक है, चेन्नई के द्वीप को बचाने आया अंजुदीप। बहुत आसान और बढ़िया ट्रिक है। स्वदेशी तकनीक की बात हो ही रही है तो आइए देखते हैं कि इसमें विदेशी सहयोग से कैसे और धार लाई जा सकती है। प्रश्न, स्काईस्टिंग मिसाइल जो हाल ही में तेजस की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए चर्चा में थी, किस देश द्वारा विकसित की गई है? उत्तर है सी, इजराइल। और विस्तृत व्याख्या कुछ इस तरह है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA तेजस की मारक क्षमता में भारी इजाफा। ये लंबी दूरी तक हवा से हवा, एयर टू एयर में सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सामरिक रणनीति देखने को मिलती है। तेजस हमारा अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान है, यानी जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा है। बिल्कुल, लेकिन एक विमान की असली ताकत उसकी मिसाइलें होती हैं। इजराइल दुनिया में अपनी सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल तकनीक के लिए जाना जाता है। सही बात है। जब भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर इजराइल की उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जुड़ती है, तो दुश्मन के विमान को हमारी सीमा में घुसने से बहुत पहले ही नष्ट किया जा सकता है। ये प्लेटफॉर्म और पिलोट का एक बहुत ही बेहतरीन संगम है। इसकी जादुई ट्रिक है, तेजस को आसमान स्काई में स्टिंग करने की ताकत इजराइल ने दी। अब देखिए, रक्षा के क्षेत्र में सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देश भी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न, सैयद 3G नौसेना की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? उत्तर है सी, ईरान। विस्तृत व्याख्या देखें। ईरान की नई समुद्री शक्ति का प्रतीक, समुद्र से आने वाले हवाई खतरों को दूर से ही नष्ट करने की आधुनिक तकनीक। अगर इसे कूटनीतिक चश्मे से देखें तो ईरान का ये कदम मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। युद्धपोतों का जो सबसे बड़ा डर होता है ना, वो आसमान से आने वाले खतरे होते हैं, जैसे लड़ाकू विमान या ड्रोन। बिल्कुल, सतह से हवा सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइलें एक तरह का अदृश्य सुरक्षा कवच बना देती हैं समुद्र में। तो पूरी तरह से तकनीक पर ही आधारित होंगे। इसे याद रखने की जादुई ट्रिक है, सैयद नाम ईरान से जुड़ा है। बहुत सीधा और सरल। बहुत ही सीधा है। आइए वापस भारत की ओर लौटते हैं, जहां स्वदेशी हथियारों का लगातार परीक्षण हो रहा है। प्रश्न, अग्निवर्षा अभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था, ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर है सी, राजस्थान। इसकी विस्तृत व्याख्या है, भारतीय सेना का विशाल तोपखाने आर्टिलरी का अभ्यास। उद्देश्य, भविष्य के युद्धों के लिए स्वदेशी हथियारों की सटीकता की जांच। तोपखाने को सैन्य शब्दावली में युद्ध के मैदान का भगवान कहा जाता है। क्या बात है, ये तो बहुत कम लोग जानते होंगे। हाँ, क्योंकि युद्ध की दिशा अक्सर इसी बात से तय होती है कि पीछे से कितनी भारी और सटीक गोलाबारी की जा रही है। और पोखरण में ऐसे अभ्यास का असली मकसद यही जांचना है कि ये स्वदेशी तोपें रेगिस्तान की तपती गर्मी और धूल जैसी वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में भी काम कर सकती हैं या नहीं। बिल्कुल, हथियार वही अच्छे जो आजमाए हुए हों। इस अहम अभ्यास को याद रखने की जादुई ट्रिक है, राजस्थान की गर्मी में पोखरण से अग्नि की वर्षा। एकदम सही। हमने युद्ध के मैदान, समंदर और आसमान की बात कर ली, लेकिन आज के दौर में असली ताकत सिर्फ बारूद में नहीं बल्कि सिलिकॉन में है। बिल्कुल। हमारा अगला प्रश्न इसी दिशा में है। प्रश्न, हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर ATMP प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? उत्तर है बी, सानंद, गुजरात। विस्तृत व्याख्या है, गुजरात के साणंद में देश का पहला सेमीकंडक्टर ATMP प्लांट तैयार। ये भारत को ग्लोबल चिप सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएगा। इससे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। AMTP का मतलब होता है असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। फिलहाल दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली चिप्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा ताइवान जैसे देशों से आता है। और अगर वहां कोई संकट आ जाए तो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ठप पड़ सकती है। बिल्कुल। सानंद का ये प्लांट भारत को उस निर्भरता से आजाद करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये तकनीकी और आर्थिक दृष्टिकोण से देश के लिए एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है। इसे याद रखने की जादुई ट्रिक है, स से सेमीकंडक्टर, स से साणंद। आसान है। तकनीक और कारखानों के विकास का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसी से जुड़ा है हमारा अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में भारत की GDP विकास दर कितनी दर्ज की गई है? उत्तर है बी, 7.8%। इसकी विस्तृत व्याख्या कुछ इस प्रकार है।
FY 25-26 की तीसरी तिमाही Q3 के शानदार आर्थिक आंकड़े। भारत ने दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी है। 7.8% का ये आंकड़ा शायद सुनने में एक सामान्य नंबर लगे, लेकिन अर्थशास्त्रियों की दुनिया में ये बहुत बड़ी बात है। आज जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, ऐसे में लगभग 8% के करीब विकास दर हासिल करना बहुत बड़ी बात है। ये स्थिरता निश्चित रूप से वैश्विक निवेशकों को भी भारत की ओर आकर्षित करती है। इस बेहतरीन आंकड़े को याद रखने की जादुई ट्रिक है विकास में 7 और 8 का साथ बराबर 7.8%। अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब बात करते हैं अपनी सांस्कृतिक और भाषाई जड़ों की। प्रश्न, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दी है? उत्तर है सी, केरल। विस्तृत व्याख्या, राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को मान्यता, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आधिकारिक नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी। इस तरह की नाम परिवर्तन अक्सर एक लंबी भाषाई मांग का परिणाम होता है। किसी भी स्थान का नाम महज एक लेबल नहीं होता, वो वहाँ के इतिहास और लोगों की आत्मा से जुड़ा होता है। बिल्कुल सही कहा। केरलम शब्द सीधे तौर पर मलयालम भाषा की मूल उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। अपनी मूल पहचान को आधिकारिक रूप से वापस पाना सचमुच एक ऐतिहासिक कदम है। इसे याद रखने की जादुई ट्रिक है, मलयालम भाषा के अंत में माँ आता है, वैसे ही केरल के अंत में माँ बराबर केरलम। सांस्कृतिक पहचान के बाद जन स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे देश के भविष्य को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर कौन सा है, जिसके बचाव के लिए हाल ही में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? उत्तर है सी, सर्वाइकल कैंसर। इसकी विस्तृत व्याख्या है, आंकड़े, भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये महिलाओं का दूसरा सबसे बड़ा स्वास्थ्य जोखिम है। रोकथाम, सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत। सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जानकारी बहुत ही अहम है। अक्सर कैंसर के बारे में माना जाता है कि इसका कोई पक्का बचाव नहीं है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर के मामले में विज्ञान ने हमें HPV वैक्सीन के रूप में एक बहुत बड़ा हथियार दिया है। एकदम सही बात है। अगर कम उम्र में ही ये टीका लगा दिया जाए तो इस गंभीर बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सरकार द्वारा इस अभियान को चलाना अनगिनत जिंदगियों को बचाने की दिशा में एक बहुत ही जरूरी कदम है। बिल्कुल। इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखने की जादुई ट्रिक है महिलाओं की सुरक्षा के लिए सर्वाइकल परवार। ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है। जन स्वास्थ्य से अब हम प्राकृतिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न, पहले वैज्ञानिक आकलन में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को फिशिंग कैट का एक प्रमुख गढ़ माना गया है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर है सी, असम। विस्तृत व्याख्या देखें, काजीरंगा नेशनल पार्क में हुए पहले वैज्ञानिक आकलन से पुष्टि, जैव विविधता के लिए एक बड़ी खबर। काजीरंगा अब सिर्फ गैंडों के लिए ही नहीं, फिशिंग कैट के लिए भी प्रसिद्ध। जब भी हम काजीरंगा के बारे में सोचते हैं तो हमेशा एक सींग वाला गैंडा ही जहन में आता है। बिल्कुल, लेकिन फिशिंग कैट का वहां प्रमुखता से पाया जाना एक बहुत बड़ा संकेत है। फिशिंग कैट एक दुर्लभ प्रजाति है जो मुख्य रूप से दलदली इलाकों और वेटलैंड्स में पाई जाती है। यानी वहां का प्राकृतिक पर्यावरण बहुत ही स्वस्थ है। एकदम सही। जब किसी एक इलाके में ऐसी दुर्लभ प्रजातियां एक प्रमुख गढ़ के रूप में मिलती हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि वहां का पारिस्थितिकी तंत्र बेहद सुरक्षित है। प्रकृति हमेशा हमें हैरान कर देती है। इसे याद रखने की जादुई ट्रिक है, असम के काजीरंगा में राइनो के साथ अब फिशिंग कैट का भी राज। स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? प्रश्न है, UN ने पहली बार किस समझौते के कार्बन बाजार तंत्र के तहत आधिकारिक रूप से पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है? उत्तर है सी, पेरिस समझौता। विस्तृत व्याख्या है, जलवायु परिवर्तन की जंग में एक ऐतिहासिक और नया अध्याय। UN द्वारा आधिकारिक कार्बन क्रेडिट को पहली बार औपचारिक मंजूरी। हाँ, ये कार्बन बाजार तंत्र थोड़ा तकनीकी लग सकता है सुनने में। हाँ, लेकिन इसे सरल शब्दों में समझें तो यह एक तरह का इनाम और दंड का सिस्टम है। मान लीजिए कि कोई कंपनी तय सीमा से कम प्रदूषण फैलाती है तो उसे क्रेडिट या पॉइंट मिलता है। और वो इस क्रेडिट को किसी और को बेच सकते हैं? बिल्कुल,
वो इसे उस देश या कंपनी को बेच सकते हैं जो अपनी तय सीमा से ज्यादा प्रदूषण फैला रही हो। इससे हवा में कार्बन कम करने के लिए एक आर्थिक लालच भी जुड़ जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए अर्थशास्त्र का ये इस्तेमाल वाकई एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इसे याद रखने की जादुई ट्रिक है पेरिस में पी से प्योरिटी, प्रदूषण मुक्ति। बहुत ही सटीक। अब हम आज के अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बेहद संवेदनशील हिस्से से जुड़ा है। प्रश्न, हाल ही में ईरान के नए अंतरिम सुप्रीम लीडर के रूप में किसे जिम्मेदारी सौंपी गई है? उत्तर है सी, अयातुल्ला अली रेजा आराफी। विस्तृत व्याख्या है, मध्य पूर्व मिडल ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा बदलाव। उन्हें ईरान के नए इंटरिम सुप्रीम लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम लीडर ईरान का सबसे शक्तिशाली पद होता है, जो वहां की सेना, न्यायपालिका और विदेश नीति को सीधे तौर पर नियंत्रित करता है। और यहाँ अंतरिम शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है। मध्य पूर्व जैसे अस्थिर इलाके में शीर्ष नेतृत्व में कोई भी शून्यता पूरी दुनिया की भू राजनीति और अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मचा सकती है। ये खबर कूटनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे याद रखने की जादुई ट्रिक है, अली रेजा बने ईरान के नए राजा, लीडर। अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि आज के स्रोत कितने व्यापक और विविधतापूर्ण थे। जम्मू कश्मीर के खेल के मैदान से उठी उम्मीदों से लेकर पोखरण के तपते रेगिस्तान में सेना के अभ्यासों तक। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि कैसे एक सेमीकंडक्टर प्लांट हमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बना रहा है और कैसे सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अभियान और पेरिस समझौते जैसी नीतियां हमारे भविष्य को सुरक्षित कर रही हैं। ये सचमुच ज्ञान का एक बेहतरीन सफर रहा। अब इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार छोड़कर जाना चाहेंगे श्रोताओं के लिए। आज हमने स्वदेशी युद्ध पोतों, सेमीकंडक्टर प्लांट और नई मिसाइल तकनीकों के बारे में विस्तार से जाना। सोचने वाली बात यह है कि जब एक देश रक्षा और तकनीक दोनों ही मोर्चों पर पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाता है, तो भविष्य में यह वैश्विक शक्ति संतुलन को किस तरह करवट लेने पर मजबूर करेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इन बेहतरीन सवालों और जानकारियों के स्रोत के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग GK इन्फो का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।